गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करते हैं इंसुलेशन और हीट बजट के बारे में। इंसुलेशन जिसे आप हिंदी में सूर्य तप या सूर्य अभितप भी कहते हैं, और हीट बजट के लिए आप ऊष्मा संतुलन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इंसुलेशन को अगर आपको समझना है तो जो सबसे सिंपल डेफिनेशन है, इट इज इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड इंसुलेशन। यानी सूर्य से जो आने वाली ऊर्जा है, उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, सूर्य तप या सूर्य अभितप कहते हैं। याद रखिएगा, इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड इंसुलेशन। बेसिकली ये जो इंसुलेशन शब्द है, ये दो लैटिन वर्ड से मिलके बना हुआ है। इसमें आपका एक शब्द इन है और दूसरा सोल है। इन जो है दैट इज टू टेक विद इन, और जो सोल है उसका मतलब क्या होता है, सोलारिस से होता है, ठीक है, या जिसे हम क्या कहते हैं, सन कहते हैं। तो इस तरीके से जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा है जो पृथ्वी को प्राप्त होती है, वो क्या कहलाती है, इंसुलेशन कहलाती है। लैटिन शब्द अगर आप याद रखेंगे तो जो आपका सोल है दैट इज सन। लैटिन में सोल का मतलब क्या होता है, सन होता है। और जो मून होता है उसके लिए हम लूना शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इससे लूनर कैलेंडर बना। और जो अर्थ है उसके लिए टेरा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा, सोल, लूना एंड टेरा। उसके अलावा अगर आप डिफाइन करना चाहें इंसुलेशन को, आप कह सकते हैं द रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द सन दैट स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इंसुलेशन। ठीक है, तो वो ऊर्जा, सूर्य की वो ऊर्जा जो पृथ्वी की सतह से टकराती है, वो क्या कहलाती है, सूर्य अभितप कहलाती है। जीटी त्रिवार्था ने जब इंसुलेशन को डिफाइन किया तो उन्होंने वही बात कही वो जो हम अब सब कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो स्पीड ऑफ लाइट है उसे भी क्या कर दिया, इसकी डेफिनेशन में ऐड कर दिया। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जो है वो क्या है, आपकी स्पीड ऑफ लाइट है। इसके अलावा हम कह सकते हैं दैट इनकमिंग सोलर रेडिएशन इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव इज टर्म्ड एज इंसुलेशन। यानी सूर्य से आने वाली वो ऊर्जा जो किस फॉर्म में आ रही है, शॉर्ट वेव फॉर्म में आ रही है, उसे हम क्या कहेंगे, इंसुलेशन। शॉर्ट वेव यानी लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में जो ऊर्जा हमको मिल रही है पृथ्वी की सतह को, उसे हम क्या कहेंगे, सूर्य अभितप कहेंगे। अगला जो टॉपिक है इसमें, जिसे हम कहते हैं सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट का क्या मतलब होता है कि जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा है उसे हम स्थिर मानते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, सौर स्थिरांक या सोलर कांस्टेंट कहते हैं। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो पृथ्वी की सतह पे आ रही है, वो क्या है, हम मानते हैं कि वो कांस्टेंट है, उसी को हम सोलर कांस्टेंट कह रहे हैं। सोलर कांस्टेंट है कितना, ये 1.94 ग्राम कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट है। ठीक है, यानी एक स्क्वायर सेंटीमीटर का जो आपका एरिया है, वो एक स्क्वायर सेंटीमीटर का जो एरिया है, एक मिनट में कितनी ऊर्जा प्राप्त करता है, 1.94 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, सोलर कांस्टेंट कहते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग को याद होगा कि जो कैलोरी है, कैलोरी का मतलब क्या होता है, एक कैलोरी जो होती है वो कितने के बराबर होती है, एक कैलोरी बेसिकली 1 ग्राम पानी के टेम्परेचर को अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा क्या है, 1 कैलोरी है। ठीक है, आप जूल्स में भी इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से 1 कैलोरी ऊर्जा होती है। तो यानी एक स्क्वायर सेंटीमीटर इलाके में हमारी पृथ्वी की सतह 1.94 ग्राम कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करती है। ये ऊर्जा आपको कम लग सकती है, लेकिन जब आप पृथ्वी के स्केल की बात करेंगे, बहुत बड़ा एरिया है जिसपे हम लोग सन की एनर्जी प्राप्त करते हैं, तो बहुत बड़ी अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में जो एनर्जी है हम सूर्य से प्राप्त करते हैं। कई किताब आप पढ़ेंगे तो जो सोलर कांस्टेंट है उसका दूसरा डेटा भी आपको मिलेगा, थोड़ा सा वेरिएशन आता है। जैसे कई जगह इंटरनेट सोर्सेज आप देखेंगे तो 1.951 कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट भी आपको मिल जाएगा। अगला जो टॉपिक है जिसे हम सन स्पॉट्स कहते हैं। बेसिकली जो सन स्पॉट्स है इन्हें ब्लैक स्पॉट्स भी कहा जाता है। और सन स्पॉट्स बेसिकली हैं क्या, सूर्य के वो इलाके जिनका तापमान अपने आसपास के इलाकों के तापमान से कम होता है, इसे हम क्या कहते हैं, सन स्पॉट्स कहते हैं या डार्क स्पॉट्स कहते हैं। ठीक है, यानी जो डार्क स्पॉट्स है वो क्या है, वो इलाके हैं जिनका तापमान अपने आसपास के तापमान से रिलेटिवली कम है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, रिलेटिवली कम मत है, इसका मतलब ये नहीं कि ये ठंडे इलाके हैं, ये भी बहुत गर्म इलाके हैं। और इन ब्लैक स्पॉट्स या जो आपके सन स्पॉट्स है, इनका टेम्परेचर भी हजारों डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इनके आसपास के जो इलाके हैं उनका तापमान उससे भी ज्यादा है। तो इस ऐसे ऐसे कम तापमान वाले इलाकों को हम क्या कहते हैं, सन स्पॉट्स कहते हैं। ये सन की एक्चुअल तस्वीरें हैं जिसमें ये सन स्पॉट जो है वो क्या हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। ये जो सन स्पॉट्स हैं ये 11 साल की साइकिल में चलते हैं और मिनिमम से मैक्सिमम जाते हैं। तो जब ये कम होते हैं हम सोलर मिनिमम कहते हैं, और जब ये ज्यादा होते हैं जिसे हम सोलर मैक्सिमम कहते हैं। ये जो सन स्पॉट्स की साइकिल है, जैसे कि मैंने बताया 11 साल की साइकिल है। तो ये 11 साल में जो सन स्पॉट्स हैं वो मिनिमम, सोलर मिनिमम से सोलर मैक्सिमम और फिर सोलर मिनिमम पहुंच जाता है। यानी अपनी जो एक पूरी साइकिल है वो 11 साल में पूरी कर लेते हैं। ये जो साइकिल है ये 11 साल की क्यों है, ये साइकिल 11 साल की इसलिए है क्योंकि हमारे सन की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लगभग हर 11 साल में क्या होती है, फ्लिप हो जाती है। यानी सन का जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल हो जाता है, और जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल हो जाता है। अगला जो टर्म है उसे हम कहते हैं फैकुला। फैकुला बेसिकली क्या है, सन स्पॉट्स का ठीक अपोजिट है। तो सन स्पॉट्स क्या है, रिलेटिवली ठंडे इलाके हैं, ठीक है, कम तापमान वाले इलाके।
वहीं जो आपका फैकुला है वो क्या है, रिलेटिवली ज्यादा तापमान वाले इलाके हैं। तो ऐसे इलाके जिनका तापमान अपने आसपास के इलाकों के तापमान से ज्यादा होता है, उसके लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं, फैकुला शब्द यूज करते हैं। फैकुला जो है ये लैटिन शब्द है जिसका मतलब लिटिल टॉर्च या ब्राइट स्पॉट्स, जिसे हम कह सकते हैं कि वो ब्राइट स्पॉट्स हैं बेसिकली, ठीक है। ये जो आपके सोलर जो फैकुला है, इनमें खास बात ये है कि आमतौर पे देखा गया है कि जो सन स्पॉट्स खत्म होते हैं तो उसके बाद वहीं पे उसी इलाके में लगभग फैकुला आपके अपीयर होते हैं। हालांकि यूनिवर्सल नियम नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी बिना सन स्पॉट्स के भी फैकुला अपीयर होते हैं, लेकिन आमतौर पे फैकुला वहीं दिखाई देते हैं जहां सन स्पॉट्स पहले एग्जिस्टेंस में थे। फैकुला जो है वो किस वजह से बनते हैं इसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर हम मानते हैं कि इसका जो संबंध है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से है। तो अगर आप देखेंगे ये तस्वीरें हैं सन की, आप ये देख सकते हैं जब सन से ये निकलता हुआ जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनके साथ आपका ये जो फील्ड लाइंस बन रही है, मैग्नेटिक लाइन, कई बार ये एस्केप करके निकल भी जाते हैं, कई बार देखिए ये रिंग बन के ये वापस अंदर की तरफ आते हैं। तो जहां पे इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई देती हैं सन पे, वहीं पे आमतौर पे जो फैकुला है वो क्या होते हैं, अपीयर होते हैं। अगला जो टर्म है जिसे हम एल्बिडो कहते हैं, एल्बिडो बेसिकली क्या है, रिफ्लेक्टेंस है। तो अर्थ के सरफेस में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका जो रिफ्लेक्टेंस होता है वो अलग होता है, ठीक है। कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ज्यादा ऊर्जा रिफ्लेक्ट करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट कम ऊर्जा जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जो भी परसेंटेज है रिफ्लेक्टेंस का, जो शॉर्ट वेव एनर्जी जो ऑब्जेक्ट से टकरा के उसे रिफ्लेक्ट करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसका एल्बिडो कहते हैं। तो किसी चीज का एल्बिडो ज्यादा हो सकता है, किसी का एल्बिडो कम हो सकता है। तो जो पानी का एल्बिडो होता है वो डिफरेंट होता है, और जो आपका आइस है उसका एल्बिडो क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब ये देखिए, ये डिफरेंट स्टैंडर्ड एल्बिडो है। जैसे जो फ्रेश स्नो है, इसका एल्बिडो 80 से 90% होता है। इसका मतलब कि जो फ्रेश स्नो है वो 80 से 90% ऊर्जा को क्या करती है, रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। वहीं जो ओल्ड स्नो है, पुरानी स्नो है, वो 50 से 60% ऊर्जा को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, बाकी को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो आप कह सकते हैं कि जो फ्रेश स्नो है उसका एल्बिडो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। उसके अलावा जो आपकी सैंड है बीच और डेजर्ट की, वो 20 से 40% ऊर्जा को रिफ्लेक्ट करती है, उसके अलावा जो ऊर्जा है उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। ग्लास का जो एल्बिडो है, सॉरी, ग्रास का जो एल्बिडो है वो 5 से 25 के बीच में होता है, और बाकी वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। जाहिर सी बात है, सन को किसकी जरूरत है, फोटोसिंथेसिस के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, तो बाकी जो ऊर्जा है आपका ग्रास को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ड्राई जो आपकी सॉइल है उसका एल्बिडो 15 से 25%, वेट अर्थ जो है उसका एल्बिडो 10 होता है लगभग, फॉरेस्ट का एल्बिडो 5 से 10% होता है। बाकी सारी जो ऊर्जा है वो फॉरेस्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। वाटर का जो एल्बिडो है ये देखिए थोड़ा डिफरेंट होता है। वाटर में डिपेंड करेगा कि सन का लोकेशन क्या है। तो सन जब आपका डूब रहा होता है या उग रहा होता है, यानी जब वो हॉरिजॉन के करीब होता है, तो जो एल्बिडो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, 50 to 80% एनर्जी होती है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। वहीं जब जो सन है वो जेनिथ पे होता है, यानी सी का आपके सर के ऊपर होता है, तो उसका एल्बिडो केवल 5 to 10% होता है, बाकी जो ऊर्जा होता है वो पानी क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी तरीके से जो थिक थिक क्लाउड्स हैं आपके, वो 70 to 85% जो जो सनलाइट है उसे क्या कर लेते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। थिन क्लाउड जो है वो 25 से 30%, और अर्थ और एटमॉस्फेयर का जो ओवरऑल एल्बिडो है वो है 30%, ठीक है। तो जो अर्थ ओवरऑल एल्बिडो है वो 30% है, यानी 30% जो ऊर्जा है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, बाकी अर्थ क्या करता है, एब्सॉर्ब। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसमिशन। जैसा आपको पता होगा कि जो हीट है वो 3 तरीके से ट्रांसमिट होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन में बेसिकली क्या होता है, ये मॉलिक्यूलर एक्टिविटी होती है, यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे को गर्म करता है, दूसरा तीसरे को गर्म करता है, तीसरा चौथे को गर्म करता है, और इस तरीके से हीट एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफर होती है। अगर आप कभी किचन में काम कर रहे हो और आपने करछुली हाथ में पकड़ी हो, तो करछुली पीछे तक गर्म हो जाती है, तो वो जो गर्म होती है किसकी वजह से, कंडक्शन की वजह से। उसका अगला हिस्सा गर्म होता है, और जो अगले मॉलिक्यूल्स हैं वो उसके पिछले पिछले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको गर्म करने लगते हैं, और हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। कन्वेक्शन जो होता है, कन्वेक्शन में बेसिकली क्या होता है कि हीट ट्रांसफर क्या होती है, थ्रू मूवमेंट ऑफ मास और सब्सटेंस, यानी जो ऑब्जेक्ट है या जो मॉलिक्यूल है वो गर्म होके अपनी जगह को चेंज करते हैं, और जो ऊर्जा है वो उसके साथ क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। जैसे आपको पता होगा, सन जब निकलता है तो हमारी जो पृथ्वी की सतह है वो गर्म हो जाती है, किस, ठीक है। और जब वो गर्म हो जाएगी तो वो ऊपर की जो एयर है उसे क्या करेगी, वो गर्म कर देगी थ्रू कंडक्शन। और जब ऊपर की जो एयर है वो गर्म हो जाएगी, तो एयर गर्म होने के बाद हल्की हो जाएगी, और ये जो हल्की एयर है वो ऊपर की तरफ उठेगी, ठीक है। तो हुआ क्या कि हर हवा गर्म हो गई, और हवा गर्म होने के बाद ऊपर की तरफ उठी, तो उसने क्या किया, उस ऊर्जा को अपने साथ लेके ऊपर चली गई। इसी को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं।
तीसरा जो तरीका है उसे हम रेडिएशन कहते हैं। आप सबको पता होगा रेडिएशन क्या है, वो एनर्जी के स्थानांतरण का वो तरीका है जिसमें मीडियम मास की जरूरत नहीं है, माध्यम की जरूरत नहीं है, ठीक है। सूर्य से ऊर्जा निकलती है और पृथ्वी की सतह से आके टकराती है, और जहां ये पृथ्वी की सतह से आके टकराती है वहां पे क्या पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, उसमें एनर्जी पैदा होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो तीसरा तरीका है उसे हम क्या कहते हैं, रेडिएशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो इंसुलेशन है उसे प्रभावित करते हैं। सबसे पहला जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब किस एंगल से जो ऊर्जा है वो पृथ्वी की सतह से टकरा रही है। तो देखिए जैसे इक्वेटोरियल इलाके हैं, भूमध्य रेखीय इलाके हैं, वहां पे जो ऊर्जा है वो सीधी टकराती है। तो देखिए ये जो ऊर्जा है, ये जो इसका एरिया है, देखिए यहाँ पे एरिया क्या है उसका कंपेरेटिवली कम है, लेकिन वहीं अगर आप ध्रुवीय क्षेत्रों में दिखाई देखेंगे तो देखिए ऊर्जा उतनी ही है जितनी ध्रुवीय इलाकों में पे आ रही है, लेकिन वो क्या है, बड़े सरफेस पे नीचे पड़ती है, तो जिसकी वजह से वो क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो जो ऊर्जा है एक तरीके से कम प्राप्त होती है कहाँ पे, आपके जो ध्रुवीय इलाके हैं, जो आपके हायर लैटिट्यूड्स हैं वहां। जबकि लोअर लैटिट्यूड्स में ऊर्जा क्या होती है, इंटेंस होती है, क्योंकि उनका क्षेत्र क्या है, कंपेरेटिवली कम है। उसके अलावा जो आपका है सूर्य से दूरी, सन से दूरी, तो सूर्य एक समय पृथ्वी के बहुत पास होता है, दूसरे समय पृथ्वी के क्या होता है, दूर होता है, जिसे हम एपीहीलियन और पेरिहीलियन कहते हैं। एपीहीलियन याद रखिएगा जब दूर होता है, पेरिहीलियन जब वो पास होता है। तो जब वो पास होता है तो जाहिर सी बात है जो आने वाली ऊर्जा है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और जब वो दूर होगा तो आने वाली ऊर्जा कंपेरेटिवली क्या होगी, कम होगी। इसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन, आपको पता है इक्वेटर पे जो सूर्य है वो ज्यादा लंबे समय तक चमकता है, ठीक है। तो ज्यादा ऊर्जा कहाँ मिलेगी, इक्वेटर में मिलेगी। तो वो इलाके जहाँ पे सन ज्यादा देर तक चमकेगा वहां पे ऊर्जा ज्यादा मिलेगी, और वहां पे जहाँ सन कम समय तक के लिए होगा वहां पे ऊर्जा क्या होगी, कम मिलेगी। तो गर्मियों में जो सन है वो बहुत देर तक रहता है तो ऊर्जा ज्यादा मिलती है, जबकि सर्दियों में जो सन है वो कम समय के लिए रहता है तो ऊर्जा कंपेरेटिवली क्या होती है, कम हो जाती है। उसके अलावा ओशन करंट्स, आपके ओशन करंट्स होते क्या, देखिए सारी ऊर्जा हमें इक्वेटर में मिलती है, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में सूर्य से आने वाली ऊर्जा है वो इक्वेटर में मिलती है। और इक्वेटर का पानी गर्म हो जाता है, और ये गर्म पानी जो है वो ओशन करंट्स के रूप में आगे की तरफ बढ़ता है और उस गर्म पानी को ध्रुवीय इलाकों में ले जाता है। तो इस तरीके से वो क्या करता है, जो इक्वेटर में जो गर्मी है उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ध्रुवीय इलाकों की तरफ या हायर लैटिट्यूड की तरफ, हायर लैटिट्यूड की तरफ। इसके अलावा हाइट अबव मीन सी लेवल, जो इलाके सूर्य से जो इलाके समुद्र से तल से ऊपर होते हैं वो कंपैरेटिवली क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। उसके अलावा सनस्पॉट भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो सोलर कांस्टेंट है उसे प्रभावित करते हैं। ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा उतनी ज्यादा जो एनर्जी है वो पृथ्वी की सतह तक पहुंचेगी। डिस्टेंस फ्रॉम सी, वो इलाके जो समुद्र के करीब होते हैं उनका तापमान क्या होता है, उनके तापमान में बहुत वेरिएशन नहीं आता। जैसे मुंबई जो समुद्र के करीब है, मुंबई ना तो बहुत ज्यादा गर्म होता है ना तो बहुत ज्यादा ठंडा होता है, लेकिन वही इलाके जो इंटीरियर में है जैसे कानपुर या लखनऊ, ये गर्मियों में बहुत गर्म और ठंडियों में बहुत क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से फिर पढ़ेंगे जब हम लोग विंड्स को पढ़ेंगे। इसके अलावा आपकी प्रिवेलिंग विंड, जो विंड्स हैं वो भी क्या करती हैं, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे प्रभावित करती हैं। तो एक इलाका जो गर्म है उससे अगर हवाएं आएंगी तो वो गर्म हवाओं को लेके दूसरे इलाके में पहुंच जाएंगी। तो इस तरीके से जो इंसुलेशन है वो क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी विद प्रिवेलिंग विंड्स। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं हीट बैलेंस या हीट बजट के बारे में। बेसिकली हीट बजट क्या है, जैसा कि बजट आपको पता होगा, बजट का मतलब क्या है कि जो भी आपका इनकम और एक्सपेंडिचर है उसका जो लेखा जोखा है वही क्या है, आपका बेसिकली बजट है। तो अगर हम अर्थ की बात करें तो सूर्य से जो मिलने वाली ऊर्जा है वो हमारी क्या है, एक तरीके से इनकम है जो हमें सूर्य से प्राप्त होती है। और वो जो ऊर्जा हम सूर्य से प्राप्त करते हैं उसे हम डिफरेंट तरीके से क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, उसे खर्च करते हैं। कुछ ऊर्जा रख लेते हैं, कुछ वापस कर देते हैं, और कुछ ऊर्जा इस्तेमाल करने के बाद हम वापस कर देते हैं। तो इस तरीके से जो सन से आने वाली ऊर्जा है और जो हम वापस जिस ऊर्जा को देते हैं उसके बीच में जो बैलेंस है, उसी बैलेंस को हम क्या कहते हैं, हीट बजट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं incoming heat absorbed by the earth and outgoing heat escaping the planet is heat balance या heat budget। याद रखिएगा हमें जितनी भी ऊर्जा मिलती है उस ऊर्जा को हम क्या करते हैं, सारा के सारा हम एक्सपेंडिचर करते हैं, कुछ भी अपने पास नहीं रखते। अगर थोड़ी सी मात्रा भी में भी ऊर्जा को हम अपने पास रखने लगेंगे तो क्या होने लगेगा, हमारे पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो बेसिकली जितनी ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं उतनी ऊर्जा हम यूनिवर्स को क्या करते हैं, वापस कर देते हैं। जो भी ऊर्जा सूर्य से हम प्राप्त कर रहे हैं वो सारी ऊर्जा जो है वो यूनिवर्स को या स्पेस को क्या कर देते हैं, वापस कर देते हैं। इस तरीके से हम बैलेंस में आ जाते हैं। हाल ही में आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा होगा ग्लोबल वार्मिंग का। तो ग्लोबल वार्मिंग में बेसिकली हो क्या रहा है कि जो जो हमारी जो गैसेस हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, वो सन से आने वाली ऊर्जा को देर तक रख रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे प्लैनेट का टेम्परेचर क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। तो हम लोग समझ लेते हैं हीट बजट को। हीट बजट को हम दो स्टेप में समझेंगे। पहले हम समझते हैं कि जो ऊर्जा सन से आ रही है उस ऊर्जा को हम किस किस हेड्स में प्राप्त करते हैं, कैसे कैसे वो ऊर्जा हमें मिलती है।
फिर हम लोग उसके बाद बात करेंगे किस तरीके से उस ऊर्जा को हम लोग खर्च करते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल डायग्राम है। मान लेते हैं कि जो भी ऊर्जा सूर्य से आ रही है वो 100 यूनिट के बराबर है। तो कितनी यूनिट के बराबर है? 100 यूनिट या 100% ऊर्जा हम सूर्य से क्या कर रहे हैं? प्राप्त कर रहे हैं। तो 100 यूनिट ऊर्जा जो है वो हमारे वायुमंडल में क्या करती है? प्रवेश करती है। जैसे ये 100 यूनिट ऊर्जा जो है हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है, सबसे पहले हमारे बादल पड़ते हैं और बादलों से ऊर्जा टकराती है और 27% ऊर्जा जो होती है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ठीक है, यानी आपकी 100 यूनिट ऊर्जा में से 27% ऊर्जा तुरंत ही क्या होती है? रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। कहाँ की तरफ? यूनिवर्स की तरफ। ठीक है, उसके अलावा जो 6% ऊर्जा है दैट इज स्कैटर्ड बाय डस्ट पार्टिकल्स। तो जो 6% ऊर्जा है 100 में से, वो हमारे जो डस्ट पार्टिकल हैं वो क्या कर देते हैं? उसे स्कैटर कर देते हैं। बची हुई ऊर्जा हमारी पृथ्वी की सतह से टकराती है और टकराने के बाद 2% जो ऊर्जा है वो जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है पृथ्वी की सतह पे, वो इमीडिएटली 2% ऊर्जा क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। तो जो 100% ऊर्जा हमारे पृथ्वी में आई थी उनमें से 27%, 6% और 2% यानी कुल 35% ऊर्जा तुरंत ही स्पेस को क्या चली जाती है? वापस चली जाती है। और बचती कितनी है? 65 यूनिट जो ऊर्जा है या 65% जो ऊर्जा है वो बचती है। यानी सन से जो 100 यूनिट ऊर्जा आई थी उसमें से 35 इमीडिएटली क्लाउड द्वारा, डस्ट पार्टिकल द्वारा और जो ऑब्जेक्ट्स हैं अर्थ सरफेस के उनके द्वारा रिफ्लेक्ट बैक हो गई। बची हुई जो 65% ऊर्जा है उसमें से 14% जो ऊर्जा है दैट इज एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर। तो 14% ऊर्जा को किसने एब्जॉर्ब कर लिया? एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया। और 51% जो ऊर्जा है इट इज एब्जॉर्ब बाय अर्थ सरफेस। यानी 65 यूनिट जो ऊर्जा बची थी उसमें से 51% जो एनर्जी है या 51 यूनिट जो एनर्जी है उसको हमारी पृथ्वी की सतह ने एब्जॉर्ब कर लिया और 14% जो एनर्जी है उसको हमारे एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो कुल 100 यूनिट ऊर्जा हमारे पास आई थी, 35 तुरंत वापस चली गई और 65 हमारी अर्थ ने संभाल के रख लिया है, जिसमें से 14 यूनिट जो ऊर्जा है, 14% ऊर्जा एटमॉस्फेयर के पास है और 51 यूनिट जो ऊर्जा है या 51% जो एनर्जी है वो किसके पास है? हमारी अर्थ के सरफेस के पास है। तो ये बेसिकली हमारी इनकम है, यानी जो ऊर्जा हमने शॉर्ट वेव के रूप में सन से प्राप्त की, जिसमें से 35 तो हमने तुरंत वापस कर दिया। अब हमारे पास बचा कितना है? हमारे पास बचा है 65 यूनिट। तो देखिए ये एक सिंपल चार्ट है जो आपको दिखा रहा है। देखिए 35 हमें 100 यूनिट एनर्जी मिली थी जिसमें से 35 रिफ्लेक्ट बैक टू स्पेस। 35 हमने तुरंत क्या कर दी? वापस कर ली, जिसमें से 27 बाय क्लाउड, 6 बाय डस्ट पार्टिकल्स एंड 2% बाय अर्थ सरफेस। तो 35% एनर्जी हमने तुरंत ही स्पेस को वापस कर दी। बची कितनी? 65। इस 65 में से 14% जो है वो अभी हमारे पास है, यानी हमारे जो एटमॉस्फेयर की गैसेस हैं और जो वाटर वेपर है उसने 14% एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और 51% एनर्जी हमारी जो पृथ्वी की सतह है उसने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। तो जो 100 यूनिट या 100% हमें ऊर्जा मिली थी उसमें से 65% अभी अर्थ के पास है और 35% तुरंत ही हमने क्या कर लिया? रिफ्लेक्ट बैक कर लिया। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो 65% बची हुई एनर्जी है इसका हम क्या करते हैं। तो याद रखिएगा जो एनर्जी हमें मिली थी वो शॉर्ट वेव के रूप में मिली थी, लेकिन जो एनर्जी वापस लौटती है वो किस रूप में लौटती है? वो लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में लौटती है। चलिए तो अब हम लोग बात कर लेते हैं आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन के बारे में। तो जैसा कि आपको याद होगा हमारे पास 65% एनर्जी है जिसमें से 14% हमारी एटमॉस्फेयर के पास है और 51% हमारी पृथ्वी की सतह के पास है। इस 51% एनर्जी में से 21% जो एनर्जी है वो डायरेक्ट लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में हमारी क्या होती है? पृथ्वी से खोती है। तो ये जो 23% एनर्जी है जब ये हमारे वायुमंडल से वापस होके जा रही होती है तो 6% जो एनर्जी है उसे वापस एटमॉस्फेयर क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेता है और बची हुई 17% एनर्जी क्या होती है? स्पेस को लूज हो जाती है, स्पेस को चली जाती है। तो इस 51 में से 17% एनर्जी जो है वो स्पेस में चली जाती है लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में। 6% एनर्जी वापस हमारे एटमॉस्फेयर ने क्या कर लिया? इसको एब्जॉर्ब कर लिया। 19% एनर्जी जो है वो हमारी पृथ्वी की सतह इवेपोरेशन के थ्रू लूज करती है, जो कि कहाँ ऐड हो जाता है? एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाता है। आपको पता होगा जब हमारी सूर्य की ऊर्जा पानी को गर्म करती है तो जो ऊर्जा है वो पानी में आ जाती है और पानी किस में कन्वर्ट होता है? भाप में कन्वर्ट होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। तो वो जो एनर्जी है अब वो किसके पास है? वो वाटर वेपर के पास है। तो बेसिकली इसे हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। तो पानी इवेपोरेट हुआ तो अब जो एनर्जी है सूर्य की वो उस इवेपोरेटेड वाटर में है, जो आपका वाटर वेपर है उसमें है। जब ये वाटर वेपर ऊपर की तरफ उठता है और कंडेंसेशन होता है, ठीक है, कंडेंसेशन क्या है? इवेपोरेशन का ठीक उल्टा है। इवेपोरेशन मतलब क्या है? पानी किस में कन्वर्ट हो रहा है? वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। और कंडेंसेशन क्या है? जब वाटर वेपर वापस पानी में कन्वर्ट होता है। तो जैसे ही कंडेंसेशन होता है ये जो बूंदे हैं आपस में मिलती हैं और बारिश का फॉर्म लेके वापस पृथ्वी की सतह पे आती हैं। तो जैसे ही ये जो नमी की बूंदे हैं ये आपस में मिलती हैं तो जो ऊर्जा
उसने सूखी थी उसको वो रिलीज कर देती है, जिस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कहते हैं। तो इस तरीके से इवेपोरेशन के रूप में, लेटेंट हीट के रूप में जो 19% एनर्जी है वो कहाँ आ जाती है, वापस एटमॉस्फेयर में आ जाती है। साथ में जो 9% जो एनर्जी है वो कन्वेक्शन और टर्बुलेंस के रूप में किस में ऐड हो जाती है, एटमॉस्फेयर के में ऐड हो जाती है। तो आपका कन्वेक्शन यानी जो पृथ्वी की सतह जो गर्म हो गई थी, अब वो क्या करेगी, वो क्या करेगी, कंडक्शन के द्वारा ऊपरी जो वायुमंडल है उसे गर्म करेगी, क्योंकि वायुमंडल जो है आपका, जो एयर है वो ठीक आपके पृथ्वी की सतह के ऊपर है। तो जो गर्मी है वो पृथ्वी की सतह से वायु में जाएगी और फिर वो वायु उसे हल्की होकर ऊपर उठेगी। तो इस तरीके से 9% जो एनर्जी है वो हमारी पृथ्वी की सतह जो है वो किसको देती है, वो वायु को दे देती है, और फिर वायु कंडक्शन कन्वेक्शन के द्वारा उस ऊर्जा को ऊपर की तरफ लेके चले जाते हैं। साथ में जो ऊर्जा है टर्बुलेंस के द्वारा भी जो होती है वो लूज होती है। टर्बुलेंस, अगर अभी तो प्लेन में बैठे हो तो आपने अक्सर टर्बुलेंस शब्द यूज किया होगा कि आगे टर्बुलेंस है तो प्लेन हिलने लगता है। तो बेसिकली टर्बुलेंस होता क्या है, टर्बुलेंस इज रैंडम मिक्सिंग ऑफ एयर। तो रैंडम मिक्सिंग ऑफ एयर को हम लोग क्या कहते हैं, टर्बुलेंस कहते हैं। तो आमतौर पे जो मिक्सिंग है वो रैंडम नहीं होती है, लेकिन कई बार मिक्सिंग क्या होती है, रैंडम होती है। तो जब मिक्सिंग रैंडम होती है तो वायुमंडल में कहीं ठंडे इलाके होंगे और कहीं गर्म इलाके होंगे। तो ये प्लेन्स जो होते हैं जब इन ठंडे और गर्म इलाकों से गुजरते हैं तो ठंडे इलाके, जाहिर सी बात है, हवा जो है वो विरल है, और जो गर्म इलाके हैं वहां पे हवा विरल है, और जो ठंडे इलाके हैं वो क्या है, हवा वहां पे डेंस है। तो जैसी हवा इस टर्बुलेंट एरिया से गुजरती है, जैसी वो प्लेन्स जो होते हैं वो टर्बुलेंट एरिया से गुजरते हैं तो प्लेन आप ही क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 9% ऊर्जा कंडक्शन और टर्बुलेंस के द्वारा हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाती है। अब 14% ऊर्जा पहले से मौजूद थी वायुमंडल में, 6% ऊर्जा लॉन्ग वेव रेडिएशन के टाइम पे हमारे एटमॉस्फेयर ने अब्सॉर्ब कर ली, 19% ऊर्जा इवेपोरेशन के द्वारा एटमॉस्फेयर में ऐड हो गई, और 9% जो ऊर्जा है वो कन्वेक्शन और टर्बुलेंस के द्वारा हमारे वायुमंडल में मिल गए। तो इस तरीके से ये जो बची हुई ऊर्जा है, ये ऊर्जा कहाँ आ जाती है, एटमॉस्फेयर में आ जाती है, और ये एटमॉस्फेयर जो है वो धीरे धीरे उस ऊर्जा को हमारे स्पेस को क्या कर देता है, दे देता है। तो इस तरीके से बची हुई सारी जो ऊर्जा है वो एटमॉस्फेयर से कहाँ चली जाती है, स्पेस में चली जाती है। अब ये देखिए, हमारी पृथ्वी की सतह ने कितनी परसेंट ऊर्जा है, हमारी वायुमंडल और पृथ्वी की सतह ने कितने परसेंट ऊर्जा रखी थी, 65% या 65 यूनिट ऊर्जा रखी थी, जिसमें से 51% ऊर्जा हमारे पृथ्वी की सतह ने रखी थी। देखिए इस 51 को उसने कैसे खर्च किया, 27% लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में लूज किया, जिसमें से 17% डायरेक्टली स्पेस को चलेगी, और 6% क्या हो गई, बच गए, एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो 17% खत्म हो चुकी, 6% अभी एटमॉस्फेयर में बची हुई है। 9% कन्वेक्शन और टर्बुलेंस के द्वारा लूज हुई, जो कि अब एटमॉस्फेयर के पास है, तो पृथ्वी की सतह से निकली थी। 19% इवेपोरेशन के द्वारा हमारे किसको मिल गई, हमारे पृथ्वी की सतह से हमारे एटमॉस्फेयर को, वायुमंडल को मिल गई। तो 6% ऊर्जा, 9% ऊर्जा और 19% ऊर्जा ये अभी भी किसके पास है, वायुमंडल के पास है। साथ ही में 14% जो ऊर्जा जो उसने ऑलरेडी एब्जॉर्ब की थी वो भी हमारे पास क्या है, वायुमंडल में है। तो अब देखिए ये सारी ऊर्जा 14, 19, 9 और 6% ऊर्जा, ये ऊर्जा किसके पास है, हमारे वायुमंडल के पास है। अब इस ऊर्जा को वो क्या करता है, धीरे धीरे जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो स्पेस को रिलीज कर देता है। तो इस तरीके से जो भी ऊर्जा उसने प्राप्त की थी, यानी जो 65% ऊर्जा हमारे पास थी, वो 65% ऊर्जा को हमने क्या कर दिया, लूज कर दिया। और अगर आपको याद हो तो 35% ऊर्जा हम पहले ही लूज कर चुके थे, तो हमारा बैलेंस कितना है, 0 है। और जैसे ही बैलेंस हमारा 0 हो गया, हमारा बजट क्या हो गया, बैलेंस में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो पृथ्वी है वो ऊष्मा का इस्तेमाल करती है डिफरेंट तरीके से। यही आपका क्या कहलाता है, हीट बजट कहलाता है। कोई सवाल हो आप लोगों का तो आप लोग पूछ सकते हैं।